नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम यशो वंचन मुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसीं पठमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के यहाँ पर 21वां पाठ कि प्रत्ययांत धातुरूप शब्द व्यंजनांत। अब व्यंजनांत यहाँ पर और व्यंजनांत में यहाँ पर हम लोग देखे थे 3 नियम जो कि यहाँ पर देखा गया था कि अच धातु जो है अच धातु का धुट व्यंजन से पहले क्या जोड़ा जाता है, न जोड़ा जाता है। दूसरा नियम क्या था कि अगर अंश धातु के पद के अंत में अगर न हो तो न का क्या हो जाता है, ग होता है। तीसरा नियम हम लोग देखे थे कि घूट सिवाय के यहाँ पर घुट सिवाय के स्वरादि प्रत्यय पर क्या होता है कि अर्थात स्वरादि अघुट प्रत्यय पर अच धातु का च होता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ होता है। दूसरा यहाँ पर देखा है उदच का क्या हो जाता है, उदच का उदिच होता है। कहाँ, तो घुट सिवाय के स्वरादि प्रत्यय पर। इतना हम लोग देखे थे। जिस प्रकार ये प्रत्यक्ष जो है उस प्रत्यक्ष का यहाँ पर हम लोग रूप देखे थे। अब आगे जो है कि प्राच का रूप देखे थे। अब प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष का रूप उसी प्रकार से होगा। प्रत्यक्ष का रूप क्या होगा, प्राच की तरह है। प्राच का रूप याद है कि नहीं, याद है सभी को प्राच का रूप? कर्ता एक वचन है प्रांग, ठीक है, प्रांग था, वहां पर प्र था, यहां पर क्या है, यहां पर प्रति प्लस अच है ना, क्या है यहाँ पर प्रति प्लस अच था, तो प्रति प्लस अच जो है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रति प्लस अच जो है उसके बाद प्रत्यय यहाँ पर क्या है, जीरो प्रत्यय है, ठीक है। तो घुट प्रत्यय, तो घुट प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अ प्लस न प्लस क्या होगा यहाँ पर च, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको पद बना देंगे तो पद क्या बन जाएगा, प्रति प्लस अ प्लस न प्लस च। फिर यहाँ पर पद में के पद के अंत में संयोग व्यंजन हो तो अंत्य व्यंजन का क्या हो जाएगा, लोप, और फिर पद के अंत में न हो तो न का क्या होता है, इस नियम से ग होता है, और ये अस्य स्वर के नियम से क्या हो जाएगा, प्रत्यय होगा। यहाँ पर प्रत्यय होगा कि नहीं, प्रत्यय प्लस अंग, यहाँ पर प्रत्यय प्लस ग अर्थात क्या हो जाएगा रूप, हाँ प्रत्यंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यंग, अर्थात कर्ता एक वचन है प्रत्यंग। फिर द्विवचन है, द्विवचन है तो यहाँ पर तो क्या होगा, प्रत्यय तो होगा, ठीक है, और यहाँ पर न और च दोनों होगा, ठीक है। तो द्विवचन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यंच, इतना तो होना ही है, ठीक है, प्रत्यंच, और उसके बाद जितना सारा ऐसे घुट प्रत्यय है उसको लगाइए, औ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यंचौ, तो द्विवचन क्या होगा, प्रत्यंचौ, कर्ता कर्म द्विवचन है प्रत्यंचौ, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर औ के बदले क्या प्रत्यय लगाएंगे, अस प्रत्यय, तो अ इसके साथ जुड़ेगा, च पूरा, च का स, फिर पद के अंत में स, यानी प्रत्यंच, पद के अंत में स हो तो स का र प्रत्यंच, और फिर र का क्या होगा विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा प्रत्यंच, ठीक है। इसमें अम प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यंचम, ओ तो हो चुका है, और उसके बाद यहां पर क्या कहा गया है कि उसके बाद जितने भी है उसमें यहां पर हम लोग देखेंगे स्वरादि अघुट प्रत्यय पर, ठीक है। तो स्वरादि अघुट प्रत्यय पर क्या होता है तो उसको यहां पर देखते हैं। तो हम लोग नियम में यहां पर नियम जानते हैं, क्या है, यहां पर प्रति है, प्रति प्लस यहां पर क्या हो जाएगा अच, प्लस यहां पर प्रत्यय क्या है, अस प्रत्यय है कि नहीं,
अस प्रत्यय है। तो सरादि अघुट प्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है? अच का च होता है, च होता है। और उसके पूर्व का सर, तो पूर्व में कौन सा सर है? ह्रस्व है, तो ह्रस्व का यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा, अर्थात प्रति प्लस च प्लस अस, अर्थात क्या हो जाएगा? हाँ, प्रतिचस, ऐसे होगा ना। अर्थात इतना तो होना ही है, प्रतिच तो होगा, और उसके बाद प्रत्यय यहाँ पर जोड़ते जाइए। अर्थात क्या होगा? प्रतिचस सकार रो का विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा? प्रतिचह होगा, प्रतिचह। अब जितने स्वरादि अघुट है उसको लगा लेते हैं। तृतीया एक वचन आ प्रत्यय है, अर्थात क्या होगा? प्रतीचा, सही है। चतुर्थी एक वचन ए, अर्थात क्या होगा? प्रतीचे। पंचमी षष्ठी एक वचन प्रतीचह। फिर यहाँ पर षष्ठी सप्तमी द्विवचन क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय ओस है ना। हाँ, प्रतिचो सकार र का विसर्ग, अर्थात प्रतिचो हो, ठीक है। उसके बाद षष्ठी बहुवचन हाँ, आम प्रत्यय है, अर्थात क्या होगा? प्रतीचाम। सप्तमी एक वचन ई प्रत्यय है, अर्थात क्या हो जाएगा? प्रतीची, ठीक है। इतना ही स्वरादि प्रत्यय है। अब व्यंजनादि, तो व्यंजनादि में क्या होता है तो वो देख लेते हैं। आप व्यंजनादि प्रत्यय लगाएंगे तब उस समय क्या होगा? तब व्यंजनादि प्रत्यय में उसी प्रकार है, क्या है यहाँ पर? हाँ, प्रति प्लस क्या लगेगा? औच प्लस यहाँ पर क्या है? प्रत्यय भ्याम है ना, भ्याम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का बिछन धूट व्यंजनादि प्रत्यय पर चौका क्या होता है? यहाँ पर क होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? अक होगा। और फिर यहाँ पर पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग उसका तीसरा व्यंजन, अर्थात क्या होगा? अग होगा, अग। अश्व स्वर के नियम से क्या हो जाएगा? प्रत्यय होगा, अर्थात प्रत्यय प्लस अग, यानी क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्यग। हाँ, और उसके बाद हमें क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है, अर्थात क्या हो जाएगा? प्रत्यग भ्याम। जैसे प्राग भ्याम था उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यग भ्याम। भीस प्रत्यय लगे तो प्रत्यग भी, भ्यास लगे तो प्रत्यग भ्यः, ठीक है। अब एक प्रत्यय सु प्रत्यय है, कौन सा है? सु प्रत्यय। तो उस समय अक ही रखना है, अर्थात उस समय क्या होगा? प्रत्यक, क्या हो जाएगा? प्रत्यक प्लस सु। तो और फिर क का यहाँ पर दंत स, तो यहाँ पर मूर्धन्य स होगा, क और स दोनों मिलकर छ, अर्थात क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षु, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए। हाँ जी, भ्याम वाला फिर से, ओके। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या था? प्रति था, तो प्रति प्लस अच धातु है। और प्रथमा के 48 पाठ का 7वां नंबर नियम, धूट व्यंजना आदि प्रत्यय पर क्या होता है? चौका क और ज का ग होता है, तब भ्याम प्रत्यय धूट व्यंजना आदि प्रत्यय है, तो उसी इसीलिए चौका क करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर प्रति प्लस अक होगा, अक हुआ। पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन 25-3 या तो 25-1, 25-1 है, ठीक है। यहाँ पर प्रथमा के 25-1, तो क्या होगा? प्रत्यय यहाँ प्रति प्लस अंग। अब अश्व स्वर के नियम से क्या होगा? यह बनेगा, हाँ, प्रत्यय प्लस अग, अ इसके साथ जुड़े यानी प्रत्यय पूरा, और ग का ग यानी प्रत्यक बनेगा। व्यंजनादि जितने में है उसमें प्रत्यक होगा, कैसे? धूट व्यंजनादि में। और अघोष व्यंजन अगर ये घोषमान में होगा, अघोष में क्या हो जाएगा? क का क ही रखना है, ठीक है। उसमें क्या होगा? प्रत्यक होगा, ठीक है। तो जैसे प्रत्यक, उसके बाद भ्याम लगाएंगे तो प्रत्यक भ्याम, भीस लगाएंगे तो प्रत्यक भी, और भ्यास लगाएंगे तो प्रत्यक भ्य। और जब अघोष हो तब क्या होता है? प्रत्यक प्लस सु, और क ऐसे नामी नामी के क वर्ग है, क वर्ग होने के कारण दंत स का क्या होगा? मूर्धन्य स, क और श दोनों मिलकर छ,
अर्थात क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षु। ओके, क्लियर? ओके, चलिए आगे। अब तो आगे यहां पर देखेंगे उदच, किसका है, उदच। तो इसी प्रकार से है, यहां पर क्या है, उपसर्ग क्या है, उद, और यहां पर क्या है, अ प्लस च, यानी अच धातु है, अच प्लस जीरो। ठीक है, तो घुट प्रत्यय पर क्या होगा, नौ लगेगा ना, नौ लगेगा, यानी अ प्लस नौ प्लस च करेंगे। अब इसको पद बना देंगे, और इसके पद होने के बाद चौका लोप, और उसके बाद क्या होगा, नौ का गौ होता है न, उद द के साथ इसका अ जुड़ जाएगा, अर्थात प्रथमा एक वचन में क्या होगा, उदंग होगा, उदंग। ठीक है, बाकी सब में, तो बाकी सब में जिसमें औ प्रत्यय है, क्या है, औ प्रत्यय, उस समय यहां पर क्या बनेगा, तो उस समय यहां पर बन जाएगा उदंच। क्या होगा, उदंच बनेगा ना, द के साथ अ जुड़ गया, द पूरा, नौ का यहां पर वर्गीय धुट व्यंजन यानी च वर्ग का पांचवा अक्षर, अर्थात क्या होगा, उदंच होगा। यानी उदंच प्लस, अब स्वरादि अघुट प्रत्यय लगाते जाइए, क्या होगा, उदंच प्लस ओ, क्या हो जाएगा, उदंचो। अस लगेगा तो, हाँ जी, मुझे समझ में नहीं आया, तो वाला आपने किया था प्रथमा एकवचन। सौ प्रत्यय है ही नहीं, जीरो प्रत्यय है। हाँ, जीरो जीरो वही जीरो जीरो वाला। हाँ, तो क्या है वहां पर नियम, प्रथम नियम ही देखिए, वहां पर क्या लिखा है, घुट प्रत्यय पर नौ का आगम होता है, ऐसे कहा गया है। कहा नौ का आगम होता है, धुट व्यंजन के पहले, तो धुट व्यंजन क्या है, चौ धुट व्यंजन है, उसके पहले नौ का आगम किए। ठीक है, अब इसका पद बन जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं, इसको अलग नहीं किया, क्योंकि इसको एक और यहां पर लाइन होगा, क्या हो जाएगा, पद उदंच, इस प्रकार से पद बनेगा। ठीक है, उदंच, फिर पद के अंत में संयोग व्यंजन हो तो अंत व्यंजन का लोप, तब क्या रहेगा, यहां पर उदन रहेगा, उदन। और इसी पाठ का दूसरा नंबर नियम से क्या है कि पद के अंत में नौ हो तो नौ का क्या होता है, गौ होता है कि नहीं, तो उससे हाँ बोलिए। जी जी, तो मतलब वो हमने चौका लोग किया कि सहयोग था इसलिए। जी, हाँ जी, इसी बात का नियम बताया कि हमने नौ का गौ कर दिए, इसलिए उदंग हुआ। जैसे प्रांग, प्रत्यंग, उदंग, ये सारे वही होगा। यहां तक क्लियर? धन्यवाद। ओके, उसके बाद उदंच कैसे बनाए, ये पता चला कि नहीं चला, ये भी नहीं चला। ओके, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है। उद प्लस नौ का आगम हुआ है, अ प्लस नौ प्लस छ, यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं, औ प्रत्यय, क्योंकि औ प्रत्यय घुट प्रत्यय है, इसलिए नौ का आगम हुआ है। ठीक है, अब ये तो पद के अंत में नहीं है, है नहीं है, या पद के अंत में संयोग, यहां पर संयोग व्यंजन नहीं है, क्योंकि पद के अंत में अब क्या आ जाएगा, ओ आएगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, एक नियम हम लोग लगाएंगे, पद के अंत में हो नहीं ऐसे मौ या नौ का वर्गीय धुट व्यंजन पर अंत व्यंजन ही होता है। तो ये नौ कहाँ है, पद के अंत में तो है नहीं, है नहीं है, तो इसका पर व्यंजन क्या है, पर व्यंजन च है, च है, तो ये पर व्यंजन का अंत अक्षर, तो पर व्यंजन का अंत अक्षर क्या होता है, वर्ग का पांचवा अक्षर यह होगा कि नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें उद प्लस यहां पर इस तरह से होगा, अंश होगा कि नहीं होगा, अंश प्लस यहां पर प्रत्यय क्या है, ओ है, ओ। अब इसको जोड़ दीजिए तो उदंश होगा कि नहीं, अब यहां पर प्रत्यय लगाते जाइए, जितने ओ लगाएंगे उदंच, अस लगाएंगे तो उदंच। अब क्लियर, अब अम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, उदंचम, फिर ओ लगाएंगे तो उदंचो। ठीक है, अब तीसरा नियम में, अब स्वरादि अघुट प्रत्यय जब लगे तब क्या होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उदच के लिए स्वरादि अघुट में एक वस्तु यहां पर कहा गया है। ठीक है, उद प्लस प्रत्यय क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर अच
प्लस स्वरादि अघुट क्या है, यहाँ पर अस प्रत्यय है, द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय कैसे है, स्वरादि अघुट है कि नहीं है। तो वहां पर क्या क्या स्वरादि अघुट होने पर अच का क्या हो जाता है, यहाँ पर ईच अर्थात उदीच डायरेक्ट हो जाता है। क्या कहा गया है वहां पर, उदीच हुआ, यहाँ पर उदीच होता है, ऐसे कहा है कि नहीं तीसरा नियम में, तीसरा नियम है ना, तब यहाँ पर उदीच प्लस अस, ठीक है। तो उदीच प्लस अस करेंगे तो फिर क्या, उदीच सकार र का विसर्ग करेंगे तो फिर क्या होगा, उदीच होगा। क्लियर यहां तक। अब यहां पर उदच का उदिच क्यों हुआ, तो तीसरा नियम से वो स्वतः सिद्ध है, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अच का इच क्यों हो गया, तो वो स्वतः सिद्ध है, यहाँ पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि उदच का क्या हो गया, उदिच, अब अस लगाएंगे तो उदिच। अब तृतीय एक वचन का प्रत्यय क्या है, ये नहीं आ, तृतीय एक वचन, हाँ, तो आ लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उदीचा। चतुर्थी एक वचने, उदीचे, सही है। पंचमी षष्ठी एक वचने, उदीच। षष्ठी सप्तमी द्विवचने, उदीचोः। षष्ठी बहुवचने, उदीचाम। सप्तमी एक वचने, हाँ एक वचने, उदीची। हाँ एक वचन मैंने कहा, बहुवचन अभी तो स्वरादि अघुट चल रहा है ना। हाँ, तो वहां पर क्या होता है, उदीची। इतना क्लियर, स्वरादि अघुट। ओके, चलिए अब यहां पर कर देंगे हम लोग व्यंजनादि, जितने व्यंजनादि है, ठीक है। तो व्यंजनादि यहां पर हम लोग देखेंगे क्या है, व्यंजन उद प्लस अच प्लस, यहाँ पर प्रत्यय क्या है, भ्याम प्रत्यय है। तो बार बार मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग होगा ना, अग। अगर ये घोषवान हो तो अघोष, अर्थ अघोष हो तो क्या होगा, अक। यहाँ पर अक का अक ही रखना है, ठीक है। तो जहां जहां घोषवान है तो ये द के साथ अ जुड़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, उदग, और यहाँ पर भ्याम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उदग भ्याम। भीस लगे तो उदग भी, भ्यस लगे तो उदग भ्य। परंतु जब यहाँ पर अघोष वाला प्रत्यय हो, अर्थात सु प्रत्यय, कैसा है, अघोष है ना, तब यहाँ पर यह दंत स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स भी होगा कि नहीं, मूर्धन्य स होगा। क और स दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, क्षु, अर्थात तो समय उस समय रूप क्या हो, उदक्षु। क्लियर, बोलिए किसी को कोई प्रश्न। फास्ट कहाँ है इसमें, तो क्या है, क्या है इसमें बताइए ना, इसमें क्या है, बारंबार एक ही पुनरावर्तन कर रहे हैं ना, प्राच से पुनरावर्तन करते आ रहे हैं यहां तक, इसमें है क्या, आप बताइए। ये तो मैं तो बारंबार बोलते जा रहा हूं, वास्तव में ये तो होमवर्क करके लाना चाहिए था। एक प्राच का दे दिया, बाकी सारे का यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। ये क्या करना चाहिए, अपने आप से हो जाना चाहिए। हाँ, तो बस वही है कि ये, इसलिए देखिए यहां पर क्या कहा गया, शेष प्राच के अनुसार, कहे हैं कि नहीं कहे। अब इसमें हाँ, वो खुद से कीजिएगा तो थोड़ा प्रश्न भी हो ना, तो नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए आपको फास्ट लग रहा है, क्योंकि एक ही पुनरावर्तन करना है, कॉपी पेस्ट, और कुछ है इसमें, बताइए। चलिए आगे, यहां पर जब यहां पर नपुंसक लिंग में हो तब क्या होता है, तो नपुंसक लिंग में हम लोग जानते हैं कि नपुंसक लिंग में तृतीया से तो एक समान ही होता है, पुल्लिंग की तरह ही होता है ना। तृतीया से क्या होता है, पुल्लिंग के अनुसार होता है कि नहीं, पुल्लिंग के अनुसार होता है। जहां अंतर है वो है प्रथमा और द्वितीया,
ठीक है, प्रथमा द्वितीया, तो प्रथमा द्वितीया का प्रत्यय व्यंजनांत था तुम्हें क्या है, जीरो, दीर्घई और ह्रस्वई, इतना ही है ना। तो जीरो, दीर्घई, ह्रस्वई इतना ही है। और इसमें भी ये प्रत्यय घूट प्रत्यय है। बाकी ये दोनों प्रत्यय कैसे है, अघूट है कि नहीं, अघूट है नपुंसकलिंग में। तो जहां घूट होगा वहीं नौ वाला नियम लगेगा, यही है ना। प्रथम नंबर वहां पर क्या है कि वह घूट प्रत्यय पर क्या होता है, नौ का आगम होता है। इन दोनों में नौ का आगम होगा नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर सीधा सीधा हमारे पास क्या है, प्र प्लस अच प्लस दीर्घ ई, ठीक है। और समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो सौ दीर्घ, अर्थात प्रच का क्या हो जाएगा, प्राच प्लस यहां पर दीर्घ ई, अर्थात क्या होगा, प्राची। किसमें, प्रथमा द्वितीया द्विवचन में, प्रथमा द्वितीया द्विवचन में प्राची हुआ। अब प्रश्न है कि प्रथमा एक वचन क्यों नहीं करवाएं, करवा देते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, ये तो प्राच इतना तो होगा ही कि क्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। अब प्रत्यय दीर्घ ई के बदले यहां पर जीरो प्रत्यय लगा दीजिए, क्या करेंगे, जीरो। अब यहां पर प्रत्यय जीरो प्रत्यय है, तो ये क्या होगा, फिर से वहीं लगाएंगे। वहां पर दो नियम था, धूट व्यंजनादि प्रत्यय अथवा तो पद के अंत में। तो पद के अंत में ये क्या होगा, चौ है, तो चौ का क्या हो जाएगा, क होगा, अर्थात क्या होगा, प्राक। और फिर 25वां पाठ का तीसरा नियम से क्या हो जाता है, ग भी होता है। अर्थात प्रथमा द्वितीया एक वचन में क्या होगा, प्राक प्राग, दो हुआ प्राक प्राग, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर ना सभी को। चलिए, प्राच का हुआ, उसी प्रकार उदच का करेंगे तो पांच के बाद क्या है, प्रति प्लस अच था ना, प्रत्यक्ष का करेंगे तो क्या होगा बताइए, हाँ प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है उस समय, तो प्रत्यक प्रत्यग क्या होगा, प्रत्यक प्रत्यग। और द्विवचन क्या होगा, प्रतिचि नहीं, प्रत्यची, प्रत्यची होगा ना, क्योंकि यहां पर क्या है, क्या स्वरादि अघुट प्रत्यय मिच्छामिदुक्कडम क्या हो जाएगा बताइए, सही है, प्रतिची सही है, क्या है वहां पर, प्रतिची सही है, क्यों बताइए, प्रति प्लस यहां पर क्या था, अच प्लस दीर्घ ई। अब आप लोग नियम भूल जाते हैं, दूसरा नियम याद कीजिए, दूसरा नहीं तीसरा नियम याद कीजिए। उदच नहीं, हम उदच का नहीं कर रहे हैं, अच का च होता है स्वरादि अघुट प्रत्यय पर, अच का च होता है और उनके पूर्व का स्वर दीर्घ होता है। यहां पर ये अच का च हो गया, पूर्व में ह्रस्व है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ होगा कि नहीं, इसलिए क्या होगा यहां पर, प्रतिची, क्या हो जाएगा, प्रत्यक प्रत्यग प्रतिची, इतना क्लियर। चलिए, उदच का क्या होगा, हाँ उदीची, वहां पर प्रथमा द्वितीया में उदीची होगा। और यहाँ पर कर्ता एक वचन है, कर्ता कर्म एक वचन है, उदक उदग क्या हो जाएगा, उतक उदग होगा क्या नहीं, चौका क का ग होगा क्या नहीं, जैसे प्राग प्राग, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, उदक उदग होगा, उदक उदग होगा, ठीक है। यहाँ पर उदीची, कारण के यहाँ पर स्वरादि अघुट प्रत्यय पर क्या होता है, उदीच होता है, इस तरह से यहाँ पर बोला है कि नहीं, उद उद प्लस अच प्लस क्या है यहाँ पर दीर्घ ई। तो यहाँ पर कहा गया स्वरादि अघुट प्रत्यय पर ये क्या हो जाता है, उदीच हो जाता है, उदीच प्लस दीर्घ ई, अर्थात क्या हो जाएगा, उदीची होगा कि नहीं, ठीक है, इतना तो क्लियर ना। हम घुट प्रत्यय वाला नहीं किए, अब घुट प्रत्यय यहाँ पर घुट प्रत्यय पर आते हैं। तो घुट प्रत्यय पर यहां पर आएंगे, सबसे पहले आए हैं कि प्र प्लस क्या कर देंगे, अ प्लस न प्लस च प्लस ह्रस्व ई, इतना है कि नहीं, है ना। तो चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो
सदीर्घ। और यहाँ पर उसी नियम का लगाएंगे, पद के अंत में हो नहीं ऐसे नौका क्या होता है, वर्गीय दूढ़ व्यंजन, अर्थात यो होगा, यो च लगा देंगे, अर्थात प्रांच प्लस ह्रस्व ई, अर्थात क्या बनेगा, प्रांची। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष का क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यंची। सही है, यहाँ पर उदच का उदंची। इतना क्लियर। बाकी सारे नियम तो किसके अनुसार है, जो पुलिंग में जो हम लोग देखे उसी के अनुसार है, अर्थात तृतीया एक वचने प्राचा, द्विवचने प्राग्भ्याम, बहुवचने प्राग्भिः, चतुर्थी एक वचने प्राचे, द्विवचने प्राग्भ्याम, बहुवचने प्राग्भ्यः, पंचमी एक वचने प्राचः, द्विवचने प्राग्भ्याम, बहुवचने प्राग्भ्यः, षष्ठी एक वचने प्राचः, द्विवचने प्राचोः, बहुवचने प्राचाम, सप्तमी एक वचने प्राची, द्विवचने प्राचोः, बहुवचने प्राक्षु। ठीक है, बाकी संबोधन उसी के अनुसार होगा, अर्थात प्राक प्राग, प्राची, प्रांची। ठीक है, बाकी सारे क्या कर सकेंगे कि नहीं नपुंसकलिंग में। चलिए, अब वहां तक तो था अच धातु का। अब यहां पर कहा गया एक नियम यहाँ पर कि अकारादि अंश, अकारादि जिसके आदि में क्या हो, अ हो, अकार कहा है, अवर्ण नहीं कहें, अकार, कार शब्द से अर्थ मात्र उही, क्या कहने, कार का अर्थ क्या है, मात्र, मात्र अ जिसके आदि में हो, अकार जिसके आदि में हो, ऐसे अंश का उत्तर पद में हो, उसके बाद क्या है, उत्तर पद में क्या होना चाहिए, अंश हो, तो तीरस का तीरी आदेश होता है। क्या होता है, तीरस का क्या यहां पर क्या आदेश होता है, तीरी। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहां पर हम लोग यहां पर कहते हैं कि ये तो तिर्यंश है, जैसे हम बोलते हैं कि तिर्यंश। ठीक है, तिर्यंश कैसे बना वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहां पर सर्वप्रथम यहां पर क्या है, तिरिहि अंचति इति तिर्यच। क्या किया गया यहां पर, तिरह अंचति, तिरस शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए सकार और र का विसर्ग हुआ है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर, तिरह, यानी तिरह अंचति इति तिर्यच। कैसे बना तिर्यच बताइए। हाँ, यहाँ पर मूल शब्द तो क्या है, तिरस ही है ना, तिरस शब्द है कि नहीं, तिरस, तो तिरस प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आचल है ना, आच हुआ है कि नहीं, आच है। ठीक है, इति कीप, क्या लगा है यहाँ पर, कीप प्रत्यय, अर्थात कीप का मतलब जीरो प्रत्यय। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि अकारादि अंश उत्तर पद में हो, तो उत्तर पद में यहाँ पर क्या होता है, अंश यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये तिर्यच शब्द कैसे होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो तिरी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तिरस का क्या आदेश होता है, तिरी आदेश होता है, तिरी प्लस यहाँ पर क्या होगा, आच प्रत्यय, आच, और अश्व स्वर के नियम से क्या हो जाएगा, ई का क्या होता है, तो तिरी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ती प्लस र प्लस ई लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। ठीक है, अब ई का अश्व स्वर के नियम से क्या होता है, यह होता है, और तो ये रेपकार होगा कि नहीं, र आधा है इसलिए रेपकार, अर्थात क्या हो जाएगा, तिर्यच होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तिर्यच हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये तिर्यच हर एक जगह पर नहीं होगा, कहां होगा, तो यहां पर क्या, अकारादि अंश उत्तर पद में हो, तो यहां पर क्या हो जाता है, तो यहां पर तिरस का तिरी होता है। अब यहां पर कहा गया क्या, अंश उत्तर पद में हो, अंश उत्तर पद में कब कितने जगह पर हो सकता है, जल्दी बताइए फटाफट, शीघ्रम शीघ्रम वदतु। हाँ, सबसे पहले
सही जवाब घुट प्रत्यय। तो घुट प्रत्यय पुल्लिंग में कितने हैं? 5। तो फिर ये आज का अंश कितने जगह पर होगा? 5 जगह पर होगा। तो 5 जगह पर तिरस का क्या करना है? अब आया समझ में नियम? है क्या क्या? आज का अंश पहले, क्योंकि हमारा मूल शब्द आज अंश तो है ही नहीं, अंश है नहीं, है ना? धातु क्या है? अच धातु है ना? अच धातु का यहाँ पर अंश यहाँ पर किया गया है। तो अंश कितने जगह पर हो सकता है? तो स्वरादि अघुट प्रत्यय में मिथुन मात्र घुट प्रत्यय। तो घुट प्रत्यय कितने हैं पुल्लिंग में? 5। तो ये स्त्रीलिंग में 5। तो वहां पर कितने जगह पर होगा? तो 5 जगह पर तिरस का क्या आदेश होता है? तीरी। ठीक है। तो यहां पर अच का अंश जब होता है तब उसके अनुसार क्या नियम होता है, तो उसको यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है। बाकी यहां पर जितने हैं उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। चलिए, तो यहां पर मूलतः हम लोग का फिर से एक बार ले लेते हैं कि तिरस प्लस प्लस नौ प्लस च प्लस क्या है? प्रत्यय प्रथमा एक वचन का 0 है कि नहीं? ठीक है, समझिए जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तब यहां पर अंश हो चुका है, इसलिए यहां पर तिरस का क्या हो जाएगा? तीरी। तीरी प्लस अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अंश होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अंश होगा ना। और इसी को मैं इस तरह से लिख देता हूं, पद बना देता हूं। तीरी अंत यहां पर क्या होगा? तीरी अंश पद बना दिए। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि पद के अंत में संयोग व्यंजन हो तो अंत व्यंजन का लोप होता है ना। तो अंत व्यंजन का यहां पर लोप कर दें तो फिर क्या रहेगा? यहां पर अंश का अन रहेगा कि नहीं? अन। अब पद के अंत में 9 हो तो 9 का प्रथम नियम से ग अर्थात अंग हुआ। यहां पर तीरी प्लस अंग। आप यहां पर अस्सर लगाएंगे तो ई का य अर्थात तिरियंग होगा कि नहीं? प्रथमा में तिरियंग होगा, होगा ना। तो इसलिए प्रथमा यहां पर क्या हो गया? तिरियंग। ठीक, क्लियर हुआ? यहां पर तिरियंग कैसे हुआ? किसी को कोई डाउट? ठीक। बाकी सब में, तो बाकी सब में क्या होता है? बाकी सब में अंग तो नहीं होता है, लेकिन अंश तो होता है कि नहीं? अंश होता है। तो तिरी प्लस अंश प्लस यहां पर क्या है? प्रत्यय क्या आएगा बताइए? औ प्रत्यय। सही है, औ प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? इसमें अस्सर कर दीजिए, अर्थात क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? बाकी सब में तिरियंश ऐसे होगा कि नहीं होगा? तिरियंश प्लस औ लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अस लगाएं तो, अम लगाएं तो, फिर से औ लगाएं तो तिरियंचो। अब इतना ही अच का अंश होता है, आगे अच का अंश नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। ठीक है। तो आगे सब में क्या करना है तो उसको देख लेते हैं। आगे सब में सीधा सीधा अगर प्रथमा के थोड़ा बहुत संधि का नियम याद है तो बाकी सब में कुछ नहीं है। यहां पर तिरस का तिरस ही रखना है, तिरस का तीरी आदेश नहीं करना है। अर्थात क्या हो जाएगा? यहां पर तिरस प्लस क्या है? यहां पर अच है ना, अच प्लस यहां पर हम लोग का प्रत्यय क्या है? अस प्रत्यय है। अस प्रत्यय कैसे है? स्वरादि अघोट है कि नहीं है? स्वरादि अघोट, स्वरादि अघोट है ना। तो स्वरादि अघोट होने पर अच का क्या आदेश होता है? अच का क्या हो जाता है? च होता है। और वहां पर कहा गया कि अगर उसके पूर्व में स्वर हो तो वो दीर्घ है, लेकिन इसके पूर्व में क्या है? व्यंजन है। सही है। तो यहां पर अब देखेंगे च प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? अस प्रत्यय। फिर एक नियम, प्रथमा के एक नियम याद कीजिए। दंतस का तालपश और च वर्ग के योग में तालपश होता है, और मूर्धन्य स और ट वर्ग के योग में क्या होता है? मूर्धन्य स होता है। तो यहां पर किसका योग है? च। तो यहां पर च वर्ग के योग में फिर यहां पर क्या होगा? उसको तालपश होगा।
किसका तालवश्य होता है? दंतस का। तो दंतस का यहां पर तालवश्य कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? तीरश प्लस च प्लस अस, अर्थात इसके साथ च पूरा हो जाएगा, चस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? इसको आप जोड़ दीजिए सीधा सीधा। हाँ, तीर्यस चह होगा कि नहीं? तालवश्य है चस, तीर्यस चस, सकार और र का विसर्ग, अर्थात क्या होगा? तीर्यस चह होगा कि नहीं होगा? बताइए। तीर्यस चह, अर्थात सब में हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तिरश्च, तिरश्च सकार र का विसर्ग, तिरश्च। ठीक है, तो सब में क्या होगा? तो यहां पर सब में इतना लगाना है। जितने भी स्वरादि अघूट है उन सब में इतना करने के बाद प्रत्यय अब लगाते जाइए। तृतीया एक वचने आ प्रत्यय है ना, तो फिर क्या होगा? तिर्यश्चा, ओ हाँ तिरश्चा। फिर चतुर्थी एक वचने, पंचमी एक वचने, षष्ठी षष्ठी एक वचने, षष्ठी द्विवचने, षष्ठी बहुवचने, सप्तमी एक वचने। यहां तक क्लियर? चलिए अब यहां पर लगा देते हैं व्यंजनादि प्रत्यय। ठीक है, तो व्यंजन में तो यहां पर व्यंजनादि प्रत्यय में कुछ नहीं करना है, तो वहां पर क्या होगा? क्या है यहां पर? तीरस प्लस क्या लगेगा यहां पर? प्रत्यय क्या है? अच प्लस भ्याम प्रत्यय। ठीक है, अच प्लस भ्याम। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? हाँ जी, हाँ जी, नहीं। हाँ, क्या होगा? तिर्यक, हाँ तिर्यक भाम व्याम की तिर, हाँ क्या होगा? तिर्यक भ्याम, सही है। क का ग होगा, क्यों? सही है। चलिए क का ग तो वो तो कर देंगे, लेकिन ये दंत से कहाँ जाएगा? हाँ जी, बताइए, ये दंत से कहाँ जाएगा? नियम ढूंढिए, नियम ढूंढिए अब। तिरिस का तिरी कब आदेश होता है? अंश उत्तर पद में हो तो ना, तो यहाँ पर अंश तो उत्तर पद में तो है ही नहीं, अच है। ठीक है, व्यंजनादि प्रत्यय है, सही है। चलो, बहुत बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। बताइए 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 जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत नजदीक में आ चुके हैं, थोड़ा बाकी है। तीरी नहीं होगा। कैसे होगा बताइए? देखिए अपना चौथा नियम क्या कहता है? क्या कहता है? अर्थ उत्तर पद में हो। अच उत्तर पद नहीं, अंश उत्तर पद में हो। पंच उत्तर पद में हो। यहाँ तो अंश नहीं, यहाँ तो अच है। लेकिन ये टिप्पणी में ऐसा लिखा है ना, कुछ यहाँ पे टिप्पणी में जो लिखा है ना, क्या लिखे हैं? कि गति अर्थ में अंश धातु का उपांत्य का लोप, लेकिन यहाँ पे तो लोप हो गया कि अभी अभी मैंने समझाया कि अच का अंश कितने जगह पर होता है।
सिर्फ 5 जगह पर घूट व्यंजन घूट प्रत्यय, जबकि भ्याम प्रत्यय होता अघूट प्रत्यय है। कैसे अच का अंश हो सकता है? चलिए हिंट्स दो थोड़ा सा। जी मुझे प्लीज। सौ का र होगा और सौ के र के पूर्व में अ हो, फिर से अ आए तो र का ऊ का ओ होता है, अर्थात क्या होगा आप बताएं। जी मुझे संधि का नियम लगा। अब होगा। बोला था जम्मू भाई ने बोला था। हाँ तो मैंने भी बोला था ना कि थोड़ा नजदीक है। अच्छा मुझे सका र हो गया और फिर र के पूर्व में और सौ के र के पूर्व में अ हो, पीछे अ हो तो र का ऊ अवर्ण और ऊ वर्ण दोनों मिलकर तो उस समय रूप क्या होगा बताइए। सौ का लोप करना ही नहीं ना, सौ का लो यहाँ पर लोप करना ही नहीं है। हाँ सौ का रॉ नहीं करेंगे। हाँ यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या है, यहाँ पर पद नहीं बनाए, अपद में रहा हुआ है उसको, फिर ये पद बनता है और पद बनेगा तो पद के अंत में सौ हो तो सौ का क्या होता है र होता है। तो र यहाँ पर सौ का र हुआ तो सौ के र के पूर्व में अ हो और फिर अ हो तो र का क्या होगा यहाँ पर ऊ होगा, अ वर्ण और ऊ वर्ण दोनों मिलकर क्या होगा ओ होगा, अर्थात क्या बनेगा ये तीरो बनेगा, तीरो। फिर यहाँ पर अच का क्या आगे का जो विधि है वही होगा, अच का अग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अग होगा और इसमें अवग्रह आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा इसमें तिरोग भ्याम, तिरोग भ्याम, तिरोग भी। फिर आगे क्या होगा वहां पर बोलिए। ये नियम लिया ठीक है तो गुरुजी ये वाला नियम फिर सब के रखे पहले अ वन हो और उसके बाद में स्वर आए तो र का लोप होता है। नहीं नियम वो नहीं है, वो कहाँ नियम है। र के बाद र आए तो पूर्व के र का लोप होता है। नहीं वो है, वो एक अलग नियम है गुरुजी। तिरस में र तो पूरा है उसमें अ है तो र के पहले अ है और बाद में स्वर आ रहा है तो गुरुजी इस र का लोप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें वो नियम आधा है ना, वहां पर क्या कहेगा सौ का र के पूर्व में अ हो, फिर से अ आए तो र का र नहीं रहता है वहां पर, वहां पर क्या हो जाता है उस पर ऊ होता है कि नहीं। जी सर के र के पहले अ हो और फिर अ आए तो हाँ तो फिर र का ऊ होता है, फिर अ वर्ण और ऊ वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है ओ होता है कि नहीं। संधि नियम 10वां थी परंतु 14वां संधि नियम के हिसाब से ये है। इसलिए क्या होगा वहां पर तिरोग भ्याम, तिरोग भी, तिरोग भ्य, ठीक है। और जब यहाँ पर सु आ जाए तब वहां पर क्या हो जाता है, छ तो हो ही जाता है ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या हो जाएगा तिरोक्षु, ठीक है। के बाद रहा है तो एक रंग का लोप होता है ऐसा नियम भी है। हाँ है। और वो फिर क्या ना गुरुजी नदी र के बाद र आए तो पूर्व के र का लोप होता है और उसके पूर्व में अ ई उ दीर्घ होता है, वो नियम सही है। लेकिन जहां पर र के बाद में वहां पर है तो वहां पर जिस एक के लिए नियम हो तो वहां पर वही नियम लगाना है। सौ के र के पूर्व में अ हो, पीछे घोषवान व्यंजन है, इसीलिए क्या हो जाएगा वहां पर र का ऊ ही होता है, क्योंकि वो नियम सिर्फ एक के लिए है, अवर्ण के लिए ही है। बाकी सब में अगर होता तो वो र के बाद र वाला नियम से लोप करते। हाँ स्पेशल हो गया, इसलिए स्पेशल नियम हमेशा क्या होता है बलवान होता है, ठीक है। तो हमारे जो ग्रुप है ना ऑनलाइन माहौल में, उसमें इसके रूप है क्या पूरे कंप्लीट? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रूपावली नाम, हाँ नाम के भी रूपावली होंगे, नाम के धातु रूपावली के साथ नाम के रूपावली भी होंगे। शब्द रूपावली नहीं है वहां पर, शब्द रूपावली ठीक है, ठीक है नहीं है तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आज इतना तक रखते हैं, आगे का थोड़ा बहुत
देख कर आइएगा, ठीक है। जी। और मुझे ऐसे जो चेंज होते हैं ना एकदम, तो किसी को सबको करवाना है। हाँ जी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मुझे वीडियो अपलोड नहीं हुए वीडियो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, कल हो जाएगा। और 33 वीडियो नहीं हुआ। 33 नहीं हुआ है, शायद 2 दिन, 2 या और स्तुति कराई थी ना, हाँ उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, कल मैं बोल देता हूँ, वो जो अपलोड करने वाले हैं वो थोड़ा बीमार है, कल मैं बोल देता हूँ किसी और को अपलोड कर देंगे। जी जी। चलिए, नमो नमो, प्रणाम।